गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नील नायक महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो आपको शायद मेरे एक साइड में दिखाई दे रहा होगा कि जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं क्यों गिरता है। उसके कुछ रीजंस लिख रखे हैं। इसमें सीमांत उपयोगिता नियम का सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव का प्रभाव होता है, आय प्रभाव होता है और जो नए ग्रहिताओं का प्रवेश एवं बहिर्गमन के कारण भी जो हमारा मांग वक्र बाएं से दाएं झुकता है। किस किस कारण से किस तरीके से झुकता है हम वन बाई वन सभी पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ये मांग वक्र बाएं से दाएं क्यों गिरता है, इसके क्या गिरने कारण है। सबसे पहला है वो है सीमांत उपयोगिता नियम का कारण या इसका प्रभाव। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों को लगातार ग्रहण करता है तो प्रत्येक अगले इकाई से उसे घटती हुई दर से उपयोगिता प्राप्त होती है। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब हम बात करते हैं जो वस्तु वो ग्रहण करता है वो उसकी अतिरिक्त इकाइयाँ कैसे खरीदेगा। वो उन वस्तुओं की अतिरिक्त इकाइयाँ तभी ग्रहण करेगा, तभी खरीदेगा जब उनकी कीमतों में कमी होगी। तो कीमतों में कमी होगी तभी वह अतिरिक्त जो उपभोग है वो बढ़ाएगा और अपनी संतुष्टि कर पाएगा। तो इस तरीके से कीमत में कमी से वस्तुओं की मांग है वो लगातार बढ़ती है और उपभोक्ताओं को खरीदता है, अपनी संतुष्टि को अपने कंट्रोल करता है या संतुष्ट हो जाता है। तो इसी का ये इसका कारण होता है पहला सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, इसके कारण भी जो मांग वक्र है बाएं से दाईं ओर गिरता होता है, क्योंकि हम कीमत में कमी करेंगे तो मांग में वृद्धि होगी। तो जो हमने जो ऊपर जो लिख रखे हैं उनमें सब में क्या कीमत और मांग में विपरीत संबंध आने वाला है और एक कारण होता है कि कीमत में कमी से किस तरीके से मांग बढ़ रही है। तो वो ऊपर चारों जो लिखे हुए टॉपिक है सब में यही कारण है कि कहीं न कहीं कीमत में कमी होगी तो मांग में वृद्धि होगी तो मांग का नियम लागू हो जाएगा। इसके कारण मांग वक्र का बाएं से दाएं गिरता है। तो मांग वक्र बाएं से दाएं गिरने का मुख्य कारण क्या है? कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। इसका मतलब कीमत यदि घटेगी तो मांग बढ़ेगी, ये कारण होता है। अब हम सभी टॉपिक में देखते हैं कि कीमत में कमी से सभी में मांग किस तरीके से बढ़ती है। तो हमने भी चर्चा करी कि जब उपभोक्ता है सीमांत उपयोगिता नियम में क्या होता है, जब वो लगातार इकाइयाँ बढ़ाएगा खाने के लिए तो उसे घटती हुई दर से सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो लेकिन वो अतिरिक्त मात्रा कैसे खरीदेगा? जब वो सस्ती होगी वस्तु तभी खरीदेगा उसको। तो इसी कारण जब सस्ते होगा यानी कमी होगी तो मांग में वृद्धि होगी। तो ये इस तरीके से नियम की व्याख्या करता है मांग के नियम की, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है? इसमें एक वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन का दूसरी वाली वस्तु की मांग पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जब हम एक वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु कौन कौन सी होती है, जैसे चाय कॉफी में चाय कॉफी, गेहूं, चावल, बाजरा, ये एक दूसरे प्रतिस्थापन है। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये ईंधन वाली चीजें हैं। तो ये सभी एक दूसरे के प्रतिस्थापन है। तो जब इनमें क्या होता है कि एक वस्तु की कीमत में कमी होगी तो दूसरी वाली वस्तु की मांग पे इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन देखने को मिलता है तो मांग जो है अपने आप ही बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पे प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। वैसे मांग यदि हम बात करें दो वस्तुओं की, एक्स वस्तु और वाई वस्तु है, एक्स वस्तु की कीमत में कमी होगी तो वाई वस्तु की जो मांग है उसमें भी कमी हो जाएगी। एक्स वस्तु यानी इसमें यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की जो अन्य जो प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी मांग में भी वृद्धि होती है और कमी होती है तो कमी होती है। किस तरीके से मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यदि चाय और कॉफी, चाय की कीमत 5 रुपया है तो कॉफी की 10 रुपया है। ठीक है, अभी कॉफी पीने वाले जो ये प्राइस है इनकी क्वांटिटी लिखता हूँ कि 10 लोग आ रहे हैं और इधर भी 10 लोग ही आ रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी में
चाय की रेट 5 रुपये 10 जने पीने आ रहे हैं, और कॉफ़ी की रेट 10 रुपया है, और 10 जने जो पीने आ रहे हैं, मांग करने वाले हैं। जैसे ही चाय की कीमत 8 रुपये हो जाती है, तो इसकी तो स्वाभाविक बात है कि इसकी रेट में तो कमी आनी ही आनी है, सॉरी इसकी क्वांटिटी में मांग में कमी आनी आनी है, तो हम इसको 4 कर देते हैं, इसकी रेट बढ़ती है। लेकिन इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, अब देखते हैं कि भी जो चाय पीने वाले थे, जो 6 जने कम हो गए, वो किधर चले गए, कॉफ़ी की तरफ चले गए। क्यों? क्योंकि जब इसके 8 रुपये अपने को देने पड़ रहे हैं, तो 2 रुपये तो कम है, कॉफ़ी पियेंगे ना, क्यों चाय में माथा फोड़ करेंगे, तो इसीलिए इधर आ जाएंगे लोग। तो ये जो 6 ये जो कम हुए वो इधर आ जाएंगे, तो वो इसकी रेट तो 10 ही रहेगी, लेकिन अपने आप ही जो इधर वाले लोग थे 6 इधर आ गए, तो 16 इधर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसकी रेट में वृद्धि से इसकी मांग में वृद्धि हुई है, तो एक पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन मांग तो बढ़ी है, तो इस तरीके से किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि से मांग में जो परिवर्तन होता है वो हमारे नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस वस्तु की मांग अपने आप ही बढ़ गई, इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। तो ये भी एक कारण है कि मांग में हमारी जो वृद्धि हो रही है, लोग मांग करेंगे। ठीक है, तो इसके कारण भी है, जो मांग बढ़ने से मांग होकर बाएं से दाएं गिरता है। एक और है, अगला कारण है आय प्रभाव। आय प्रभाव में क्या होता है, नाम तो जैसे इनकम है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि उपभोक्ता की जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति बढ़ जाती है। इसमें किस तरीके से बढ़ती है, अब मैंने अभी बताया कि नाम इसका आय प्रभाव है, लेकिन चेंज किस तरीके से है कि अभी मान लो एक उपभोक्ता है, वो 10,000 रुपये कमा रहा है और वो 7,000 रुपये राशन में लगा रहा है, 7,000 रुपये राशन में। अब राशन की जो चीजें वो सस्ती हो गई है, वो ये मानिए कि 5,000 में आने लग गई है वो चीजें, तो इसके कारण वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण क्या हुआ कि उसके 2,000 रुपये की अलग से बचत होनी शुरू हो गई है। ठीक है, अदरवाइज उपभोक्ता तो ये मानता था कि मेरे तो जो 7,000 रुपये लग रही है, लेकिन अचानक वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण जो 2,000 रुपये की जो बचत हुई है, इस तरीके से उसकी जो परचेजिंग पावर बढ़ गई है, यानी उसकी क्रय शक्ति बढ़ गई है। अब वो ये मानता है कि मेरे को जो 10 मिल रहे थे ना, अब 2,000 और बढ़ गए। ठीक है, मेरे 12 100 में तो नहीं बढ़े, लेकिन वो इस तरीके से परचेजिंग पावर बढ़ने से ये समझने लगता है। तो इस तरीके से वो 2,000 रुपये से वो क्या करता है, या तो कुछ नई वस्तुएं खरीद लेगा, तो नई वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, और या जो पहले से जो चीजें खरीद रहा था उनकी मात्रा में वो वृद्धि कर देगा, तो इस तरीके से ऑल ओवर मांग में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से भी इसको आय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो जो वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण जो अतिरिक्त बचत होती है, उससे क्या है, मांग पर प्रभाव पड़ता है, मांग में वृद्धि होती है। तो ये भी कारण है कि हमारा जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं गिरने की प्रवृत्ति होता है। ये नेक्स्ट हमारा जो चौथा पॉइंट है, नए क्रेताओं का प्रवेश एवं बहिर्गमन। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे क्रेता भी होते हैं जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीदते थे, लेकिन सस्ती होने के कारण उसको खरीदने लगते हैं। जैसे मैं बादाम की बात करता हूँ, बादाम ये माने कि 1,000 रुपये किलो है। ठीक है, लेकिन बादाम सस्ते हो जाए, 400 रुपये किलो हो जाए, तो जो लोग पहले नहीं खरीदते थे 1,000 रुपये किलो, है ना, महंगे होने के कारण, लेकिन अब 400 रुपये होने के कारण वो उसको खरीदने लगे हैं। तो इस वजह से नए क्रेता आ गए मार्केट में। ठीक है, ऐसे सपोज करिए पहले मार्केट में एक मार्केट में बादाम खरीदने वाले 20 आदमी आ रहे थे एक दुकान पे, और अब क्या है, जैसे सस्ते हो गए उस पर 40 आ गए, 20 और बढ़ गए एक्स्ट्रा। तो वो लोग नए लोग हैं, जो नए क्रेता है, जो वस्तु की कीमतों में कमी के कारण ये आए हैं। ठीक है, और जैसे ही वापस यदि 400 से रेट और 1,000 हो जाती है, तो वो वापस मार्केट को छोड़ के चले जाएंगे। तो इस तरीके से मांग में वृद्धि हो जाती है। तो वस्तुओं की कीमतों में जो कमी हो जाती है अचानक, तो इस तरीके से नए क्रेताओं का प्रवेश एवं बहिर्गमन हो जाता है, तो इससे भी मांग पे प्रभाव पड़ता है। तो इसके कारण भी मांग वक्र बाएं से दाएं गिरने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसमें इन सभी बिंदुओं में मांग में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये इसी को शो करते हैं। तो ऑल ओवर आप देखोगे तो ये कुछ इसके कारण थे कि मांग वक्र तो बाएं से दाएं गिरने की प्रवृत्ति रखता है। अब हम बात करते हैं मांग के नियम के अपवाद। अपवाद का मतलब ये होता है कि हम कहते हैं कि कीमत में कमी से मांग में वृद्धि होती है और कीमत में
वृद्धि से मांग में कमी होती है, यानी एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। लेकिन अपवाद का मतलब एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, और एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, यानी विपरीत संबंध है आकर के सीधा संबंध आने लग जाता है। वो किस किस कारण से आ सकता है, कौन कौन से वो रीजन होते हैं जिसकी वजह से मांग वक्र का आकार अपने स्वाभाविक रूप में न होकर के अलग प्रकार से आने लग जाता है। तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मांग वक्र इस तरीके से हो जाता है, यानी सीधा संबंध इसमें देखने को मिलने लग जाता है। ठीक है, इसमें हम दो पॉइंट बना देते हैं। ये प्राइस की क्वांटिटी मिल रही है, ये ए बिंदु है, बी बिंदु बताता है कि जैसे ही रेट बढ़ गई है, P1 होगी, OP से OP1 हुई तो क्वांटिटी OP1 होती है। तो इस तरीके से मांग वक्र पहले बाएं से दाएं गिरा, ये ऊपर जा रहा है, क्यों और ऐसा है, तो कुछ इसके रीजन होते हैं, उन पर बात करते हैं। सबसे पहला है भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की आशंका। यदि ऐसा लगे किसी उपभोक्ता को कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमतों में लगातार वृद्धि होनी है, ठीक है, तो वो क्या करता है पहले ही, अच्छा ये मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा देखूँ, यदि किसी चीनी के भाव 40 रुपये केजी है, किसी उपभोक्ता को पता चलता है कि आने वाले टाइम में ये 100 रुपये केजी होने वाली है। जब 40 रुपये इसकी रेट है तो उसके घर की जो खपत है वो 20 केजी है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको क्या दिमाग में आइडिया कि आने वाले टाइम में 40 से 100 होने वाली है, तो ये एक साथ है, अगले दिन तो होती नहीं है कि सीधे 40 से 100 हो गई, धीरे धीरे रेट बढ़ती है, रेट भी 50, तो भुगतान 50 केजी खरीदता है। यह नियम लागू नहीं है। देखिए आप कि कीमत में वृद्धि से वो ज्यादा खरीद रहा है, 20 की बजाय 50, यानी कीमत बढ़ी तो क्वांटिटी बढ़ी। ऐसा क्यों भाई? ये ऐसा इसलिए कि वो ये देख रहा है कि 100 रुपये किलो लेने के बजाय तो अभी 50 रुपये तो 50 किलो ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज 100 रुपये किलो में तो अपने को ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो इसलिए भविष्य में कीमतों की आशंका हो तो ये नियम लागू नहीं होता है। फिर दूसरा है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं एवं दुर्लभ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनसे आदमी की शान शौकत या प्रतिष्ठा बढ़ती है, उन वस्तुओं के संबंध में ये नियम लागू नहीं होता है। हम व्यापारियों के क्षेत्र में देखते हैं कि सोना महंगा होता है लेकिन फिर भी उसकी मांग ज़्यादा होती है, तो वो प्रतिष्ठा वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें होती हैं, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, कार, बंगलो वगैरह, तो इनकी जो मांग है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे वो कीमत में कमी हो चाहे वृद्धि हो, उनकी मांग बढ़ेगी। यदि कीमत बढ़ रही है तो भी उनकी मांग बढ़ेगी। तो उन इस संबंध में ये जो हम कह रहे हैं कि विपरीत संबंध आता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि शादी के सीजन में कीमत बढ़ रही होती है तो मांग भी बढ़ रही होती है, दोनों बढ़ते हैं साथ में। तो ये नियम हम कहते हैं कि एक घटता है दूसरा बढ़ता है, ये नियम लागू नहीं हुआ। गिफिन विरोधाभास। गिफिन एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने घटिया क्वालिटी की वस्तुओं के संबंध में ये नियम बनाया। उन्होंने कहा कि जो घटिया क्वालिटी की जो वस्तुएं होती है उनके संबंध में ये नियम लागू नहीं होता है। घटिया क्वालिटी जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक तो वनस्पति घी और एक देसी घी। ठीक है, देसी घी ये मानिए कि 500 रुपये केजी है, देसी घी हम लेते हैं 650 रुपये केजी, और इसके भाव है 80 रुपये केजी। ठीक है, एक घर में अभी वनस्पति घी है जो 5 किलो लगता है। ठीक है, एक घर की कंडीशन है, वनस्पति घी लगता है 80 रुपये रेट है और क्वांटिटी है 5 केजी। ठीक है, अब वो एक घर में जो खर्चा हो रहा है, इसके आंकड़े देसी घी के हम लिख देते हैं 450। वर्तमान मार्केट में ये रेट चल रही है वनस्पति घी, सॉरी देसी घी 80 रुपये रेट है। ठीक है, 5 केजी तो 8 पंजे 40, 400 रुपये। ठीक है, अब उस ग्राहक के क्या लग रहे हैं, 400 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ये अपनी जो मांग है वो इस तरीके से एडजस्ट कर रहा है कि 80 रुपये में वो 5 किलो घी ले रहा है वनस्पति घी। अब क्या होता है कि वनस्पति घी की रेट एकदम से डाउन हो जाती है, 20 रुपये किलो हो जाता है। तो अब ये क्वांटिटी क्या कर देता है,
इसकी 4 kg ही लेता है, ठीक है, 4 kg। तो 4 kg में 80 रुपए उसकी हो गई। इधर हम देखते हैं कि 80, उसके पास जो 320 रुपए बचे हुए हैं, उससे वो क्या करता है, देसी घी लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मानिए कि हमने थोड़ा सा पास से बढ़ा दिया, मान लीजिए 320 ही है ये, देसी घी की रेट 320 ही मानते हैं, ठीक है। तो अब 1 kg उसने क्या ले लिया है, वनस्पति घी की इसने ले लिया है, देसी घी। इस तरीके से उसकी जो 5 kg जो उसकी जो मंथली जो रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो गई है, और उसने जो 400 रुपये टोटल खर्च करने थे वो भी उसने कर दिए हैं। पहले 80 रुपये से 5 kg पे 400 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 20 रुपये में 4 kg वो कौन सा लेता है, वनस्पति घी, 80 रुपये उसके लगे, बाकी 320 बचे हुए उसने देसी घी ले लिया है, ठीक है। इस तरीके से 4 और 1 उसकी मांग जो 5 kg की वो भी पूरी हो गई है। लेकिन अब देखो इसकी रेट में कमी हुई, आपने देखा रेट में कमी हुई, तो उसकी क्वांटिटी में भी इसने क्या करी है, कमी करी उस वस्तु की, ठीक है, यानी घटिया क्वालिटी की वस्तु की। मैं 1 पे नहीं जाना, इधर 4 पे जाना है कि घटिया क्वालिटी की। इस तरीके से किसी वस्तु की कीमत में कमी से उसकी मांग में कमी आई है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये निकृष्ट वस्तुओं का है। तो ये इस तरीके से हमने कहा कमी के साथ कमी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव रिलेशन में आकर के पॉजिटिव रिलेशन आया है, कमी के साथ कमी और वृद्धि के साथ वृद्धि। और यदि वापस 20 से 80 हो जाएगा इसकी रेट, तो उस कंडीशन में वापस ये 4 से इसको बंद कर देगा, वापस देसी वस्तु का जो है उपयोग, और वापस 5 kg वनस्पति घी ही ये यूज में लेने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस विभिन्न वस्तु होते हैं उनके संबंध में भी मार्केटिंग लागू नहीं होता है। अज्ञानता एवं भ्रम की स्थिति, कई बार क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे किसी वस्तु की रेट बढ़ रही है तो वो पता नहीं कितनी अच्छी होगी, ज्यादा अच्छी होने लगी है शायद, तो इसलिए लोग अज्ञानता है बस उस वस्तु की जो मांग अपने आप ही बढ़ाए थे, उसको खरीदने के लिए चले जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे टूथपेस्ट है, कोलगेट है, ठीक है, कोलगेट आती है 100 ग्राम का जो पाउच, ये माना कि 40 रुपए का आ रहा है, लेकिन अचानक उसकी जो रेट है 50 रुपए कर दे, तो लोग, और ऐसे जो लोग हैं अज्ञानता बस उसको खरीदने लग जाएंगे। वो ये सोचेंगे पता नहीं 50 रुपए में कोई पता नहीं क्या मिला दिया और कुछ अच्छी चीज मिला दी होगी, इसीलिए जो इसकी रेट बढ़ गई है, तो अज्ञानी लोग उसको खरीदने लगे, तो मांग अपने आप ही बढ़ा देते हैं। तो और इसके विपरीत जाए हम कि उसको वो 40 रुपए थी, उसकी रेट 25 रुपए हो गई है, ठीक है, तो लोग देखें यार पता नहीं क्या मिला दिया इसमें, अब घटिया क्वालिटी की होगी है शायद, तो उसको खरीदना बंद कर देते हैं, दूसरी वस्तु खरीदने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कीमत में कमी से अज्ञानी लोग उसकी कीमत जो मांग कम कर देते हैं, और वृद्धि के साथ उसकी मांग में वृद्धि कर देते हैं। तो क्यों, उनको ये पता नहीं होता है कि ये सब किसके कारण होता है, ये मांग और पूर्ति के कारण होता है, ठीक है। कीमतों में कमी या वृद्धि मांग और पूर्ति के कारण होती है, क्वालिटी के कारण नहीं होती है ऐसी। तो इस वजह से भी जो है जो विपरीत प्रभाव न करके सीधा प्रभाव आ जाता है, कमी के साथ कमी कर देते हैं, वृद्धि के साथ वृद्धि कर देते हैं। अज्ञान लास्ट में इसका पॉइंट हमारा वो है जीवन की अनिवार्य वस्तुएं, ठीक है, जिनके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, मोटा धान जिसे, ठीक है ना, राशि वगैरह चीजें हैं वो इसमें शामिल है, उनके संबंध में ये नियम लागू नहीं होता है, चाहे मांग घटे या बढ़े, चाहे कीमत में कमी हो या वृद्धि हो, इनकी मांग हमेशा हम करेंगे ही करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बाद में चर्चा करेंगे। तो अपने चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।